Namaste, everyone, and welcome to our podcast. I am Apurva, aspiring psychologist, and today we have a very special guest, psychologist Nidhi Kotyal, founder of Manobodh Foundation, an NGO working for mental wellness, and a student counselor at IIT Delhi. Today, we will be diving deep into the topic close to many of our hearts parenting. I love kids, Nidhi ma'am, and I'm really interested in understanding how parenting works and how parents can shape our lives. Nidhi ma'am, thank you for joining us today. थैंक यू पूर्वा थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई एम श्योर इस पॉडकास्ट से हम काफ़ी जो मिथ्स हैं अराउंड पेरेंटिंग उसको एड्रेस कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं और पैटर्न्स होते हैं वो उनकी बिगिनिंग कहाँ से हो। तो इस समझने के लिए ये सब जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पेरेंटिंग हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है, व्हाट आर द राइट मेथड्स ऑफ पेरेंटिंग, क्या-क्या मिस्टेक्स पेरेंटिंग में अ, कर जाते हैं हम जाने-अनजाने और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। Absolutely. In fact, I want to ask can we help ourselves to change and evolve? Or are we just doomed to be the result of our past? एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है इज देयर एनीथिंग लाइक बैड पेरेंटिंग क्योंकि ऑनेस्टली इंडियन पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे कि दे कैन बी रॉन्ग. So, of course, there are flawed parenting styles. So, see, how I would like to put it is that for most of the parents, majority of the parents, their intentions are at right place. I would not doubt intentions of parents. For most of the cases. There are few examples जहाँ पे people are really not prepared or psychologically equipped to be a parent. और वो फिर जानबूझ के भी मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है, बट दैट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। मेजॉरिटी में इंटेंशंस राइट होता है, बट द वेज द टेक्निक्स ऑफ पेरेंटिंग दे कैन बी फ्लॉड, डेफिनेटली दे कैन बी फ्लॉड। और उस वजह से होता क्या है कि जो बच्चा है उसके डेवलपमेंट में, उसके साइकोलॉजिकल इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और वो इश्यूज बचपन में तो दिखते ही हैं, लेकिन जब ये बच्चे टीनेजर्स बन जाते हैं या अडल्ट पॉपुलेशन में आ जाते हैं तो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर की तरह दिखने लगते हैं। फिर यही अडल्ट जब थेरेपी रूम में आते हैं कि भाई हमको रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं या एडिक्शन के इश्यूज हो रहे हैं, या हम एक सर्टन तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं और हम नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब उनकी जब हम डिटेल लाइफ हिस्ट्री लेते हैं थेरेपी रूम में तो समझ में आता है कि बहुत सारे इश्यूज तो बिकॉज ऑफ द रॉन्ग वेज ऑफ पेरेंटिंग जो उनको स्ट्रेसर्स एंड ट्रॉमास हुए हैं ग्रोइंग अप ईयर्स में, उसकी वजह से हुए हैं और अब जाके वो उसको सफ़र कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स पेरेंटिंग के जो हमारे तरीके होते हैं वो कई बार बहुत फ्रॉड हो सकते हैं, जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग सफ़र करते हैं बच्चे। ओके, सो इज देयर एनी वे टू अंडरस्टैंड कि हमारी कैसी पेरेंटिंग हुई है? हाउ डू वी डिफरेंशिएट एंड फाइंड आउट लाइक इवन एज पेरेंट्स हाउ कैन वी फिगर आउट कि हम पेरेंटिंग सही कर रहे हैं या गलत? Hmm. See, the first thing I would like to point out here is that, as I already said, it is not just about intentions, right? So, most of the time, I'll give you examples to help this question understand better. Uh, Most of the time, what I see is जब लोग काउंसलिंग पे आते हैं तो देयर आर टू केसेस। एक केस तो ये हो सकता है कि अडल्ट खुद हमारे पास आया है काउंसलिंग के लिए कि भाई मेरे साथ ये इश्यूज हो रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड या जो भी, और फिर हमें पता चलता है कि भाई उनके चाइल्डहुड के बहुत ट्रॉमा हैं जो अनप्रोसेस्ड हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे काम करना फिर भी ईज़ी है क्योंकि वो इंसान खुद से हमारे पास आता है। दूसरे केसेस में ना कई बारी क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो टीनेजर्स को लेकर आते हैं या यंग एडल्ट्स को कि उनके बच्चे 16, 17, 18 साल के हैं, 19, 20 साल के हैं, और पेरेंट्स का ये कहना है कि भाई हमारा बच्चा हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनता, हमारा बच्चा एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे चल रहा है, या तो एडिक्शन में पड़ गया है या इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है या बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ही रहता है और हमारी बात नहीं सुनता, तो हम क्या करें। और ये इशू इंडिया में मेजॉरिटी पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, अर्बन नॉन अर्बन हर सेंटर। अब अगर इन पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस है कि भाई इन बच्चे को थेरेपी या काउंसलिंग के पास लेके जाएं,
पेरेंट्स क्या करते हैं ना, दे लाइक टू आउटसोर्स देयर प्रॉब्लम, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे को जो भी बिहेवियर बच्चा दिखा रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसकी पेरेंटिंग कैसी रही है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, कुछ बच्चे हेल्दी खाना खाते हैं क्योंकि उनके घर में वैसी हैबिट्स बनवाई गई। अगर घर में ही हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है तो बच्चे से कैसे उम्मीद की जाएगी कि उसकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी हैं। वहीं अगर जिन फैमिलीज में फैमिली वैल्यूज होती हैं, घर में सब लोग त्योहार मिलजुल के मनाते हैं, शेयरिंग होती है, आप देखेंगे वो बच्चे भी इजीली एडजस्ट करते हैं। जिन लोगों में बहुत सिक्लूजन होता है, फैमिलीज में बनती नहीं है, सब एक दूसरे के लिए बातें कर रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि शायद बच्चे भी बहुत ज्यादा मेल जोल वाले ना हो। तो जब पेरेंट्स बच्चों को लेके थेरेपी में आते हैं कि मेरे बच्चे के साथ ये XYZ इश्यूज है, राइट तरीका ये होना चाहिए कि पेरेंट ये समझे कि कहीं ना कहीं उनसे भी जाने अनजाने में कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है, एंड दे शुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ थेरेपी। बच्चे को सिर्फ थेरेपिस्ट के पास भेज के आप बच्चे को जो मैसेज दे रहे हैं ना, वो ये है कि यू आर द प्रॉब्लम, आई हैव नथिंग टू डू विद, एंड नाउ आई एम outsourcing this problem to the therapist. Now you and your therapist deal with it. And then such parents keep calling the therapist time and again कि आप ये बता दीजिए मेरे बच्चे को, आप ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज इफ जो वो खुद से नहीं कर पाए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो ये थेरेपिस्ट है, काउंसलर है, वो बच्चों को बता दे। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम तो बच्चे की थेरेपी कर रहे हैं। हमारा तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड समझें, वो क्या इश्यूज फेस कर रहा है, उसके वैल्यू सिस्टम्स क्या है, वो क्यों ऐसे बिहेवियर्स में फंस गया है, या इस फ्रेंड सर्कल में फंस गया है, या इन आदतों में फंस गया है, और उससे बात करें कि वो कैसे इन चीजों से निकल सकता है। वी आर नॉट हियर टू प्रोपोगेट द एजेंडा ऑफ द पेरेंट्स। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। Then the another challenge is कि there is very minuscule percentage of population who will actually seek therapy. यूजुअली जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, अडल्ट हो जाएंगे और जॉब्स में चले जाएंगे, उनको लगता है, अब जैसे धीरे धीरे एटलीस्ट अर्बन सेंटर्स में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उनको लगने लगता है कि यार मेरे साथ बार बार यही इश्यूज आ रहे हैं, लेट मी जस्ट सीक हेल्प। और तब वो जाके थेरेपी में आते हैं और तब अनकवर होता है कि या मेनी ऑफ द इश्यूज आर कमिंग फ्रॉम पास्ट, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इश्यूज आर कमिंग फ्रॉम देयर पास्ट, व्हिच मींस जब वो फैमिलीज में रह रहे थे तो फैमिलीज में डिसफंक्शनैलिटी बहुत होती है। बट इंडियन सेटअप ऐसा है कि इस चीज को एड्रेस नहीं करना चाहता। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है एक हैप्पी फैमिली की पिक्चर पोर्ट्रे करना। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एंड इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर वेलबींग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड फॉर अवर कम्युनिटी एज अ होल। बट सैडली सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, वी कैन नॉट एब्सॉल्व इट of its responsibility. There are number of dysfunctional families here, और उन dysfunctional families की वजह से बच्चे सफर कर बहुत सफर कर। That's very insightful. So even with best intention, can we, like parents unknowingly harm their children's emotional growth? Like, Yes, तो जैसे मैं dysfunctional families की बात कर रही थी, I would just like to elaborate upon this point. See what happens is कि हम सब ने सुना है कि अब्यूज होता है ना, कि अब्यूज नहीं करना है बच्चों को, फिजिकल अब्यूज हो गया, सेक्सुअल अब्यूज हो गया, इसके बारे में बात होने लगी है अब खुल के, बच्चों को गुड टच बैड टच समझाया जाने लगा है। लेकिन इसके बावजूद थेरेपी में बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है सेक्सुअल अब्यूज एंड फिजिकल, एंड सैडली फ्रॉम देयर विद इन देयर फैमिली। मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ अब्यूज हैपन विद इन फैमिली। तो हम that goes on to show ना कि डिसफंक्शनैलिटी है, हम इस चीज को छुपा तो नहीं सकते। और सिर्फ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज नहीं होता है पूर्वा, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल अब्यूज हैपनिंग, जिसको यूजुअली बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली। इमोशनल अब्यूज तो कंटिन्यू रहता है इंडियन फैमिलीज में इवन आफ्टर चिल्ड्रन मूव आउट ऑफ द, और इमोशनल नेग्लेक्ट भी। सो वी नीड टू मेक डिस्टिंक्शन कि इमोशनल नेग्लेक्ट और इमोशनल अब्यूज में क्या फर्क है। अब्यूज काफी लोग समझते हैं कि कुछ ऐसी चीजें कर देना जो नहीं होनी चाहिए, जो गलत है ना, जैसे बच्चे की बहुत पिटाई हो रही है या सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, उसकी बाउंड्रीज को वायलेट किया जा रहा है, इमोशनली भी किया जा रहा है, या इमोशनली बच्चे को
पोजीशन में रखा जा रहा है जहाँ पे उसको चॉइस करने को बोला जा रहा है कि बताओ मम्मी सही है गलत, पापा सही है। मतलब पेरेंट्स के झगड़ों में बच्चों को बीच में रख दिया जा रहा है या बच्चों को ऐसे बेट यूज किया जा रहा है। और कई बार कपल्स एक दूसरे से बदला लेने के लिए बच्चों को यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो क्लियर केस ऑफ इमोशनल अब्यूज है, जो बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए वो आप उसके साथ कर रहे हैं, दैट इज अब्यूज। कमिंग टू द नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट और ज्यादा डिग्री में फैला हुआ है और एक्सेप्टेबल है अपूर्वा। दैट इज अ वेरी सैड रियलिटी। इमोशनल नेग्लेक्ट में क्या होता है ना, जो चीजें जिस टाइम पे बच्चे को मिलनी चाहिए इमोशनली वो उसको नहीं मिली, उसको नेग्लेक्ट किया। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा है और उसकी रिक्वायरमेंट है उसको टाइम पे 5 छोटे मील चाहिए, उसके कपड़े साफ सुथरे हों, वो वार्म फील करे, उसका डायपर वगैरह टाइम पे चेंज किया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा देर गीला ना रहे। कई बार कितनी बार ऐसा देखा गया है फैमिलीज में कि क्योंकि मदर बीमार है, क्योंकि मदर बहुत ज्यादा काम से थकी हुई है, उसके पास कोई हेल्प नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या कई बार बहुत यंग एज में मदर बन जाने की वजह से मदर उसको पता भी नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता है, गाइडेंस नहीं होता है, या कई कई बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जाती है मदर्स। तो कई वजहों से, क्योंकि एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वट एवर द रीजन आर, बच्चे की ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी टाइम टू टाइम फुलफिल नहीं हो रही है। बच्चा गीला पड़ा है, रो रहा है ना, और बच्चे को भूख लगी है, मम्मा बस चिप्स का पैकेट पकड़ा दे रही है। तो जो चीज बच्चे को मिलनी चाहिए और वो चीज उसको नहीं मिली, जिस टाइम पे उसको प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए था, जिस टाइम पे उसको प्रॉपर फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए थी, जिस टाइम पे उसको अटेंशन चाहिए था, उसको नहीं मिल पाया, ये नेग्लेक्ट। मैं आपको एक और एग्जांपल बताना चाहूंगी विच इज एक्चुअली ऑल्सो विच हैपेंड विद वन ऑफ द क्लाइंट्स, कि जब वो बहुत छोटी बच्ची थी, 4 या 5 साल की, वो प्ले ग्रुप जाती थी और प्ले ग्रुप से दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे और पेरेंट्स को पिक करना होता था शाम को बच्चे को। अब दूर से आते होंगे पेरेंट्स, तो जब प्ले ग्रुप बंद हो जाता था तो उसके बाद जो सपोर्ट स्टाफ है वो मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा रहता होगा एक्स्ट्रा, और वो पेरेंट्स को बोलते थे भाई इतने टाइम में आप आके बच्चे को पिक कर लीजिए क्योंकि हम इतने बजे के बाद बंद हो जाएंगे। और एक दिन बिकॉज ऑफ रेन और समथिंग उस बच्चे के पेरेंट्स बहुत लेट आए। उन्होंने फोन किया प्ले ग्रुप में कि भाई हम आ रहे हैं बच्चा पिक करने, आप थोड़ा और वेट कीजिए। करते करते काफी लेट हो गई, अंधेरा होने लगा। अब उस छोटे बच्चे को ये मेमोरी है, 4-5 साल के बच्चे को, कि मैं गेट पे वेट करता रहा और आपस में ये बातें कर रहे हैं सपोर्ट स्टाफ कि कैसे है ना बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे को ध्यान नहीं देते, एंड आई एम क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग एंड आई एम थिंकिंग कि नोबडी इज देयर फॉर मी। तो वो फीलिंग जो है ना, आपको तो 4 साल 5 साल के बच्चे को बहुत ज्यादा याद ऐसा होता नहीं है, बट वो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उस बच्चे के लिए कि आई एम ऑल अलोन, सबके पेरेंट्स आके ले गए हैं और यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं सपोर्ट स्टाफ की, यू नो माय पेरेंट्स आर सो केयरलेस एंड एवरीथिंग, एंड दैट बिकेम अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एंड ट्रॉमेटिक मेमोरी फॉर दैट चाइल्ड। देखा जाए तो यहाँ पे मम्मी पापा की कोई बड़ी गलती है नहीं, क्योंकि वो भी स्टक हो गए ट्रैफिक में, क्या कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी। बट बच्चे को तो नेग्लेक्ट मिला ना, वो 1 घंटे तक रोता रहा, अकेला फील करता रहा, बारिश हो रही है, अंधेरा हो रहा है, मुझे लेने कोई नहीं आ रहा है, मुझे लेने कोई नहीं आ रहा है। तो वो ट्रॉमा उस बच्चे के मन में इतना ज्यादा बैठ गया था कि आगे चल के उसको कुछ इश्यूज आ रहे थे। और इस तरह के काफी एक्सपीरियंसेस उस क्लाइंट की लाइफ में हुए थे जहाँ पेरेंट्स क्योंकि बिजी थे, और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जानबूझ के ये कर रहे थे, उनकी नेचुरल सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरह की थी कि किसी न किसी वजह से उस बच्चे को बहुत लंबे समय तक अकेला रहना पड़ा। और पेरेंट्स इसको नाम दे रहे थे कि हमारा बच्ची तो 12-13 साल की हो गई है, बड़ी सेल्फ इंडिपेंडेंट है, खुद सैंडविच बना लेती है, खुद घर में अकेले रह लेती है, एंड पेरेंट्स आर फीलिंग प्राउड कि उन्होंने एक इतना इंडिपेंडेंट बच्चा रेस किया है। सी चिल्ड्रन आर वेरी दैट वेज ना, आप उनको जिस माहौल में रखेंगे वो अपनी पर्सनालिटी वैसे ढालनी शुरू कर देते हैं। The point is, should a 11-year-old, should a 13-year-old be left for such long hours alone to fetch for themselves? Nobody to talk to. देखिए माइंड इस वक्त बहुत जल्दी डेवलप हो रहा होता है, आपको बहुत सारी बातें करनी होती है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, एंड यू हैव नोबडी अराउंड, यू आर जस्ट अलोन टू फेच योरसेल्फ। सो दीज इवेंट्स आर अनफॉर्चुनेटली पॉइंटिंग टुवर्ड्स इमोशनल नेग्लेक्ट। उस टाइम पे उस बच्चे की जो नीड थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो ये चीजें भी आगे चल के उनकी लाइफ में रिपरकशन शो करती है। And I think the level of comfort an adult shows in themselves is one of the ways
कि हम उनके पेरेंटिंग को जज कर सकते हैं. नॉट जज इज नॉट द राइट वर्ड हियर, बट हाउ comfortable a person is in his or her own skin tells a lot about that, right? यस वी कैन से दैट जो सेल्फ एस्टीम होता है किसी इंडिविजुअल का, ठीक है। सो सी आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप इस बात को समझेंगे कि हम कहते हैं ना कि ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच होती है उसमें कार्ल रॉजर्स जो थे उन्होंने एक अडल्ट का एक डिस्क्रिप्शन दिया है हेल्दी अडल्ट का। तो हम लोग सब क्या कोशिश कर रहे हैं ना कि उस हेल्दी अडल्ट के टुवर्ड्स मोर एंड मोर मूव करें, और एक हेल्दी अडल्ट के जो साइन है वो है कि उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत इन प्लेस होती है ना, और उनकी सेल्फ वर्थ सेल्फ लव बहुत अच्छा होता है। Their interpersonal relationships are very functional, very fulfilling. They have certain meaning and purpose in life. They don't feel lost. तो ये कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं। अगर कोई अडल्ट ये चीजें अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंटली शो कर पा रहा है तो उसको बहुत अच्छी नर्चरिंग जो है अपब्रिंगिंग मिली है। लेकिन यूजुअली तो एटलीस्ट जो थेरेपी में लोग आ रहे हैं उनके साथ तो ये इश्यूज नहीं हो रहे हैं ना वो। और आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग थेरेपी में आ रहे हैं उन्हीं को सिर्फ शायद पेरेंटिंग के इश्यूज फेस करने पड़े, बहुत सारे लोग जो नहीं आ रहे हैं थेरेपी में उनके साथ भी हुआ होगा, बट लोग जैसे तैसे करके अपने कोपिंग मैकेनिज्म बना के कोप करते हैं। बट आप सोचिए कि जब भी आपको ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप स्मूथ नहीं है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने दिल की बात कम्युनिकेट करने में, या तो आप बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिस्पॉन्स दे रहे हैं सिचुएशंस, या आप जहाँ पे अपने लिए आवाज रखनी है, जहाँ पे आपको बताना है कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आप मेरे साथ गलत करें, आप नहीं बता, ठीक है। आपकी हेल्दी बाउंड्रीज ही नहीं है, लोग आपको किसी भी तरह से कुछ भी बोल के चले जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कैसे रिएक्ट। इन सम एक्सट्रीम केसेस you know people who are in abusive relationships, men women both, women ज्यादा होती हैं बट men women both जो abusive relationships में होते हैं उनको दिख रहा होता है कि उनके साथ कितना गलत होता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाते, मतलब अपने पार्टनर तक को भी नहीं बोल पाते कि आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो मेरे साथ, इतना डर होता है। या कई बार लोग ना इमोशनल पेन फील ही नहीं कर पाते, वो अपनी फीलिंग से ही डिटैच जाते हैं। ये सारे साइन है कि आपने चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स विटनेस किए हैं एंड आपके साथ इमोशनल अब्यूज और नेग्लेक्ट हुआ है, कि यू आर नॉट इन टच विद योर रियल ऑथेंटिक सेल्फ, यू आर एब्सोल्युटली डिअटैच्ड विद द हेल्दी ऑथेंटिक सेल्फ, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या हो। तो इस तरह के कुछ टेल साइंस होते हैं जो क्लियरली ये इंडिकेट करते हैं कि यस ऑल इज नॉट फाइन। It sounds like being actively involved and communicative with your child really makes a difference, right? And so now let's move forward to the common myths about parenting and how they contribute to such traumatic experiences and issues in life. Yeah. So, see, trauma in itself is a very separate big topic which needs to be addressed. But मेरा इतना जरूर मानना है कि पेरेंट्स को ना, पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं ना अपूर्वा, they do not love their child as it is for who the child is. They have an image of a perfect child, and they're constantly trying to fit in their child into that perfect image. ये हर रिलेशनशिप के साथ होता है। आपका एक इमेज, एक परफेक्ट पार्टनर का इमेज है, और जो आपका लाइफ पार्टनर है आपको उस इमेज के साथ फिट करना चाहिए, और जितना ज्यादा गैप होता है उतना ज्यादा आपका डिस्ट्रेस होता है। ये अपने साथ भी तो होता है ना, हम अपने एक आइडल सेल्फ क्रिएट करते हैं, और अगर हम देखते हैं कि हमारी रियलिटी हमारे आइडल सेल्फ से बहुत ज्यादा दूर है तो हम उतने टेंशन में, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो ये हर रिलेशनशिप में ये प्रोजेक्शन होता है। तो जब माँ बाप के दिमाग में एक इमेज है कि एक परफेक्ट चाइल्ड ऐसा होना चाहिए और वो परफेक्ट चाइल्ड ऐसा नहीं है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ये बन जाता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा नैगिंग हो जाते हैं, या डिसिप्लिन के नाम पे कुछ भी कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। ये नहीं समझते कि मेरे बच्चे का टेम्परामेंट है, इसका आईक्यू, इसका ईक्यू कैसा है, इसको किस चीज में इंटरेस्ट है, ये क्या अच्छे से कर पाएगा, अपनी चीजें थोपते हैं। तो बहुत होता है ना इंडिया में कि सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये बनाना है, आईआईटीएन बनाना है, डॉक्टर बनाना है, और बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 साल लगा रहे हैं कोचिंग में, वो कुछ भी नई चीज एक्सप्लोर नहीं करनी है ना। इसके बहुत सारे सोशल रीजंस भी हैं। वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे थोड़ा रिसोर्सेज लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो वो इनसिक्योरिटी पेरेंट्स के मन में आती है।
वो भी एक रीजन है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग कि दिस इज वन वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन कि कैसे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को फोर्स करते हैं। बट फिर भी ये चीज ना अभी काफी हद तक मैं देख रही हूँ चेंज हो रही है, अर्बन सेंटर्स में भी चेंज हो रही है, नॉन अर्बन सेंटर्स में भी चेंज हो रही है कि पेरेंट्स हैव बिकम मच रिलैक्स्ड एंड दे आर लाइक कि जो आपको अच्छा लगता है, जिस चीज में आपका टैलेंट है जो आप करो। ये तो एक तरह का हो गया। एक दूसरे तरह का हो गया है जिसके बारे में ना ज्यादा बात नहीं होती है, देयर आर वेरी टॉक्सिक पैटर्न्स एंड दीज टॉक्सिक पैटर्न्स आर हैपनिंग बिकॉज द पेरेंट देमसेल्व्स आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन साइकोलॉजिकल। और उस टाइम के लोगों को तो कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना ही बेकार है ना। एडिक्शंस रन कर रहे हैं फैमिली में, कोई एक पेरेंट है, यूजुअली मेल ही होते हैं, दे आर very abusive, they are alcoholics, they are absolutely dysfunctional, गाली गलौज मारपीट सब चल रही है घर में। अब बच्चा बचपन से यही देखता है, तो अब सोचो एक तो बच्चे को भी आप फिर मार पीट रहे हो, डांट रहे हो, तो उसका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो रुक रहा है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे रुकता है ये समझिए। देखिए ये हमारे दिमाग में यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, जो मैमल्स में है, बाकी एनिमल्स में नहीं है। हमारे पास एक वेल डेवलप्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, लेकिन ये ना पैदा होते ही नहीं बन गया होता, इसको डेवलप होते होते जब तक ह्यूमन एडल्ट 25 साल तक नहीं हो जाता तब तक इसकी डेवलपमेंट होती रहती है, इसमें नए न्यूरल नेटवर्क्स, नई प्रोग्रामिंग्स बनती रहती है। Now this center, this front brain is the center of our logical thinking, and the limbic brain, the animal brain जिसको हम कहते हैं amphibian brain, that is the center of emotional thinking। तो जब बच्चों का नर्चरिंग और स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उतने अच्छे से डेवलप नहीं होता, ठीक है। वो हमेशा ऑपरेट करेंगे इमोशनल रिस्पॉन्सेस पे, और वो इमोशंस भी क्या होंगे, फियर। फियर का इमोशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो लिम्बिक ब्रेन है ना वो डिजाइन ही एवोल्यूशन में इसीलिए हुआ था कि आपको जिंदा रख सके, सर्वाइवल के लिए, टू डिटेक्ट द थ्रेट एंड डेंजर इन द एनवायरनमेंट। अब अगर बच्चे का आगे का फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसे डेवलप करने के लिए जो जो परिस्थितियां चाहिए वो तो सिर्फ हेल्दी पेरेंटिंग में ही मिलेंगी ना उसको। अगर उसको इमोशनल अब्यूज मिल रहा है, इमोशनल नेग्लेक्ट मिल रहा है, फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज मिल रहा है, ये सिर्फ इमोशनल नेग्लेक्ट भी मिल रहा है, तो भी उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत अच्छे से नहीं डेवलप हो पाएगा, ये बहुत टाइम लगेगा डेवलप होने में। तो अब ऐसे में बच्चा सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज ही तो देगा, और वो इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी ज्यादातर फियर बेस्ड रिस्पॉन्स हो रहे हैं, ठीक है। फियरफुल है कि मेरे साथ गलत ना हो जाए, या मेरे साथ तो गलत ही होगा, उसकी पूरी थिंकिंग, उसका पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाता है। तो अब्यूजिव फैमिलीज में ये देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनको एंजाइटी बड़ी रहती है, उनको चांसेस ऑफ डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, सुसाइडल बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम कभी भी सेफ नहीं फील करता। तो देयर इज दिस कांस्टेंट लूमिंग थ्रेट, nobody is there to take care of me, something wrong will happen to me, वो फीलिंग कंसिस्टेंटली उस इंसान के साथ बनी रहती है। अब सब बच्चों के ना अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म है, जो जिस बच्चे को अवेलेबल है, जो जिस बच्चे को जितना समझ रहा है। कभी कभी बच्चे अपने शेल में चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, स्लटर करने लगते हैं, बहुत ज्यादा शाय बन जाते हैं, सोशल एंजाइटी में, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि फिर उस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि आई जस्ट डोंट वांट टू फील द पेन जो मेरे एनवायरनमेंट में इस अब्यूज की वजह से। वो इतने डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं अपनी बॉडी से कि वो सब्सटेंस अब्यूज करने लगते हैं, सेल्फ हार्म करने लगते हैं, या ईटिंग डिसऑर्डर्स भी उनमें बहुत होते हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज राइट फॉर देयर बॉडी और नॉट, दे जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो कनेक्शन जो है ना बॉडी के साथ वो बड़ा ही ब्रोकन हो गया। So anything to feel that high that I am alive, चाहे वो ड्रग का किक हो, even you know when people do self harm, तो वो जो पेन के sensations होते हैं, that these are the moments when they feel okay, I'm alive. Otherwise उनको कोई अपनी लाइफ में इमोशंस नहीं फील हो रहे होते, वो इतना डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो जब आपको बहुत ज्यादा अब्यूज और नेग्लेक्ट मिला है तो इस डायरेक्शन में भी बच्चा जा सकता है। और अगर वो इन दोनों से ही बच गया कि चलो बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी भी नहीं हुई और वो किसी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पैटर्न में भी नहीं गया, नॉर्मल पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, उनके रिलेशनशिप्स में इश्यूज आने लगेंगे। क्योंकि देखिए जो लड़का अब्यूजिव एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, उसने कहीं ना कहीं इंटरनलाइज कर लिया है कि विमेन को कैसे ट्रीट करना है, या मे बी दिस इज द लव लैंग्वेज। या तो देखो ऐसा नहीं है कि वो अपने फादर को बहुत अप्रिशिएट कर रहा है कि मेरे फादर बहुत अच्छे कर रहे हैं, देयर इज अ
टेक्निकल टर्म इंटरोजेक्ट्स हम बोलते हैं पर्सनालिटी थ्योरीज में। होता क्या है ना कि अगर आपको कोई इंसान नापसंद भी है, उसकी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स आप में रह जाते हैं एज ए फॉरेन इंटरोजेक्ट, तो ना चाहते हुए भी आप अपने फादर जैसा बिहेवियर मिरर करने लगो। या इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग स्टबर्न माइंडसेट है बच्चे का कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं बनना, और वो बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में भी जा सकता है, ऐसा ना करना। बट उसके लिए भी उसको अपने इमोशंस को नंबिंग का सहारा करना पड़ता है, क्योंकि पेन तो था ना ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करने में। तो हो सकता है वो ड्रिंक ना करे, हो सकता है वो अब्यूजिव ना हो, लेकिन उसको दिक्कत होगी रियल में अपना प्यार और केयर शो करने के लिए किसी को, क्योंकि वो चीज़ तो उसने कभी देखी नहीं घर पे। तो ठीक है, वो सो कॉल्ड वैसे he is not an abusive person. Maybe he is an overachiever because he does not want to be like his father, but he will always have issues of forming close intimate bonds. बहुत ही कम होते हैं जो बिल्कुल अनस्कैथ्ड निकल जाते हैं और जिनका कोई फर्क नहीं पड़ा और बिल्कुल ठीक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग, बहुत ही मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है। ये तो मैं मेन का साइकोलॉजिकल बता रही हूँ। विमेन के साथ क्या होता है, व्हेन विमेन सी दैट द फादर इज बीइंग कॉन्स्टेंटली अब्यूजिव, अगेन वो समझ रही है कि उसकी मम्मी के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन वो बच्ची है, वो कुछ नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं वो भी इंटरनलाइज कर लेती है कि मे बी दिस इज द लव लैंग्वेज, एंड यू विल फाइंड सच पीपल अट्रैक्टिंग मोर अब्यूजिव पार्टनर्स इन देयर लाइफ। यू नो व्हाई? कॉन्शियसली दे आर अवेयर कि ये लोग गलत हैं, अब्यूज इज रॉन्ग, बट अनकॉन्शियसली उनके अनकॉन्शियस को एक ही लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो देयर इज अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी व्हेन दे अटैच देमसेल्व्स टू अ अब्यूजिव पार्टनर। कॉन्शियस लेवल में दे नो दिस इज रॉन्ग, but unconscious is very powerful and strong. Almost 90% of our mind is unconscious, subconscious or unconscious, right? अगर उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग है कि ये फेमिलियर है, तो फेमिलियरिटी इज एनी डे प्रेफर्ड। Ma'am, we have already seen the consequences of physical abuse, but sexual और emotional abuse जो families में होते हैं, उनके consequences क्या होते हैं in later stages of life? तो सी, कोई भी एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो जिसको हम एसीई बोलते हैं, उसमें तीनों ही तरह के अब्यूज और इमोशनल नेग्लेक्ट इन्वॉल्व है। किसी भी तरह का एसीई मोरलेस तो कॉमन फीचर्स रहते ही हैं कि उन लोगों को आगे ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, रिलेशनशिप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके हमेशा स्कार्ड रहते हैं। इधर दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल, और दे आर पुटिंग देयर फेथ इन रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और वो अपने आप को हमेशा, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरह से वॉयलेंट फैमिली से आए हुए लोग अनकॉन्शियसली वॉयलेंट पार्टनर्स अट्रैक्ट कर देते हैं। देयर इज वन मोर थिंग जिसको ये तो थी बात फिजिकल अब्यूज की। अगर हम इमोशनल अब्यूज की बात करें, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, यंग चिल्ड्रन, मतलब यंग टीनेजर्स 16 17 18, इनको ना बड़ी जल्दी प्यार हो जाता है, और it's not like normal infatuation or the attraction that happens in this age, which is very common, right? Teenagers में attraction वगैरह होता है, their bodies are developing differently, infatuation होता है, they are into light flirting zone, that is fine. But you know, some people they take drastic steps like मरने मिटने की कस्में, भाग जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। अभी आप बताओ, आप 15 साल से 16 साल से अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, और 4 महीने 5 महीने किसी से मिले हो, इतना कैसे इन्फ्लुएंस हो गए? ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं ना बड़ा, ऐसे कैसे हो गया कि अचानक से ही 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि इसके प्यार में इतना पड़ गया? ये केसेस सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ होता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इमोशनल अब्यूज। पेरेंट्स एंड फैमिलीज डोंट वांट टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज दिस। देखो, नॉर्मल फैमिली में ना जहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट, तो थोड़ा बहुत डिसफंक्शनैलिटीज हर कोई होती है, बिकॉज देयर इज नथिंग एज परफेक्ट पेरेंट, वी ऑल आर इवॉल्विंग। Even I as a mother have made many mistakes, but then the only distinction is that, you know, if you have some level of awareness, you are able to, you know, scrutinize and analyze if there were certain mistakes made, and you will do the course correction and you will speak with your child openly about it. So I'm not even saying one has to be a perfect parent, no. But then there are certain kind of parents who are so enmeshed in their own emotional traumas, they pass it on to their children. वो emotional drama में जब बच्चा बड़ा हुआ है, तो कोई sense of stability नहीं है. Girls are particularly vulnerable, and then the first sign of little attention that they get from outside world, they get attached to that. क्योंकि see, emotions are either taking us towards certain destination,
or emotions are either taking us away from certain situations. That is the two direction in which emotions will flow. या तो किसी चीज की तरफ बढ़ रहे हो या आप किसी चीज से दूर भाग रहे हो. और ये जितने भी इमोशनल इंटेंस अफेयर बच्चों के होते हैं वो भाग रहे होते हैं अपने फैमिली के ड्रामा. वो किसी प्यार की तरफ नहीं जा रहे होते हैं. उनको भी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है प्यार की. वो अपनी सिचुएशन से भाग रहे होते हैं. ये यंग लड़कियां जो घर से इलोप हो जाती हैं. एंड दैट इज व्हाई इट इज सो इजी फॉर दिस प्रेडेटर काइंड ऑफ पीपल टू मैनिपुलेट दिस यंग गर्ल्स. वही लड़कियां मैनिपुलेट होगी जिनको घर में सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं मिला. अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली या नॉट फाइनेंशियली बट सोशली कंजर्वेटिव कम्युनिटीज में जाएं जहाँ पे बीइंग अ मेल इज कंसिडर्ड अ प्रिविलेज और लड़कियों को ना उस तरह की एजुकेशन मिलती है ना अपॉर्चुनिटी मिलती है और ना घर में उनकी प्रेजेंस. बचपन से ही उनको पता है कि हमारा जन्म हुआ है, हमें खाना खुना बनाना सीखना है और अब हमें दूसरे के घर जाके बच्चे पैदा करने और खाना बनाना. अगर उसको बस यही पता है कि मेरी यूटिलिटी सिर्फ यही है, माई वूम इज माई यूटिलिटी, देयर इज नो अदर यूटिलिटी फॉर मी इन दिस वर्ल्ड. अगर वो इस माइंडसेट के साथ पली बढ़ी है तो जहां उसको फर्स्ट साइन ऑफ अटेंशन मिलेगा वो चली जाएगी. इट डजंट मैटर उसके लिए कि मेरे को ये अटेंशन मेरी फिजिकलिटी की वजह से मिल रहा है या आई एम बीइंग सेक्सुअलाइज या आई एम बीइंग व्हाट डू यू दैट ग्रूम्ड. उसकी एनी अटेंशन इज गुड अटेंशन. तो इस उस तरह के कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट की लड़कियां बहुत जल्दी इन चक्रों में पड़ती हैं. दूसरा ये है कि it is seen in many liberal setups and in many middle class setups also when a child feels कि जो उसके घर का conflict है, it is too much. There is no healthy conversation happening between people. Parents are trying to use a child as a pawn. या parents are trying to use a child as a way to fulfill their own unfulfilled desires and dreams. And see, every child is a different child. Child आपकी genetically आपके जैसा हो सकता है लेकिन उसका जो एसेंस है, उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो साइकी है वो 100% आपके जैसी नहीं होगी. वो अपनी पर्सनालिटी है, वो अलग सराउंडिंग में पैदा हुआ है, उसकी विशेस डिमांड्स बहुत डिफरेंट होगी. जब पेरेंट्स एक्नॉलेज नहीं करते हैं उस बच्चे की इंडिविजुअलिटी कि तुम जैसे भी हो मेरे बच्चे हो, या यू आर डिफरेंट देन मी बट यू आर माई चाइल्ड एंड यू आर सेफ, और तुम अपना कोई भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या डिफरेंट जो भी आपके डिफरेंट ओपिनियंस है मेरे साथ सेफली शेयर कर सकते हो. इफ द फैमिली इज नॉट द सेफ प्लेस तो बच्चा कहाँ शेयर करेगा फिर? स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरनेट पे, या जो भी XYZ उसको थोड़ा सा भी आप बड़ी सुंदर हैं, आप बड़ी अच्छी हैं, तो बच्चा से चल जाएगा आपका. This happens with boys also. I'm not saying it happens only with girls, but girls के साथ थोड़ा vulnerability factor ज्यादा रहता है. ठीक है, तो ये Yeah, इमोशनल अब्यूज. in cases of sexual abuse, how why do parents do or maybe family members do such things, and what is the reason behind dysfunctional families? Again, see, dysfunctional families, it's a endless cycle, Apurva. The parent themselves have been a victim of abuse. So I know of, in therapy room, such complex cases come ki general people would not even believe it to be true. Stories are so bizarre, so bizarre. So there are families where they're like really psychological ill people. And trust me, just because you are biologically capable of producing children, you should not produce children. That's the worst way to look at it. But that is sadly how the affair of the world is currently. See, what happens is, no, I have seen families where mothers have some kind of sickness that they don't want their boys to be physically apart from them. And there is a kind of, not the proper incest, but on the line of incest kind of obsession with this. Same is happening with fathers also sometimes. I know people who don't allow their children to separate even after they have become 18 year, 19 year, 20 year old, like physically separate. No, तुम्हें हमारी कमरे में बैठे रहना है, हमारी ही साथ सोना है, हमारी ही साथ लेना है. Like fathers saying this to their daughters and sometimes mothers saying this to their son. So there is inherent उनके अपने relationships अपने partner के साथ of course बहुत बुरे हैं. उनके relationship उनके parents के साथ, उनके parents उनको मारपीट करते थे, उनकी family में किसी ने उनके साथ sexual abuse किया, तो उनको भी नहीं पता है कि किस तरह से
इंटीमेसी किसके साथ दिखानी है, कब दिखानी है, कैसे दिखानी है, वो लोग खुद ही साइकोलॉजिकली बिल्कुल ब्लंडर है अपने आप में, क्योंकि अब उनको अपना मौका नहीं मिला ट्रीटमेंट का, तो अब वो सारा जो वूंड है अपनी फैमिली में पास ऑन करते हैं। बड़ी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं फैमिलीज में, मेन विमेन दोनों की, जो अपने बच्चों को यूज करते हैं। पता बच्चे के साथ एक तो ना बड़ा टेरिटोरियल चीज पेरेंट्स के अंदर आ जाती है कि मेरा खून, मेरा मेरा बच्चा, मेरा अंश। तो वो टेरिटोरियल फीलिंग जो बच्चों के लिए होती है ना, वो सबसे बुरा करवा देती है उनसे, उन बच्चों को, क्योंकि तू मेरा पार्ट है, मैं तेरे साथ कुछ भी कैसे भी करूं, मेरा हक है, तूने तो मेरे को ये पूरा करके देना ही देना है। पेरेंट्स आर यूजिंग देयर चिल्ड्रन एज इंश्योरेंस पॉलिसीज कि हमने तुम पे इतना खर्चा किया है ताकि कल के दिन तुम हमारे लिए ये करो। और ये खर्चे वाली बात तो ओ माय गॉड, आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग पेरेंट्स, देखो आप अपने बच्चे के लिए जो भी कर रहे हो ना, आप अपनी हैसियत और अपने अपने जिस माहौल में आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, और इसलिए कर रहे हो ताकि आपके आपके फ्रेंड सर्कल में भी तो लोग अपने बच्चों के लिए ये कर रहे हैं ना, तो आपको भी लगता है आप एज ए पेरेंट पीछे ना रह जाओ, तो आप भी अपने बच्चों के लिए वो सब कर दो। आपके बच्चे को तो शायद पता भी नहीं था कि अच्छा इस लेवल का कॉलेज होता है, इस लेवल का कॉलेज होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने दी है ना, आपकी सराउंडिंग ने दी है। तो ये बच्चे को सुनाते मत रहिए कि मैंने तेरे पे ये खर्चा कर दिया, मैंने तुझे इस कॉलेज भेजा, मैंने तेरे लिए ये कर दिया। दैट्स फर्स्ट थिंग टू डू। भाई आप एज ए पेरेंट खुद चाहते थे ये करना, इसीलिए आपने किया, एंड ऑफ इट। अगर आपके बच्चे को उसमें मन लग रहा है, उसकी उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, उसको इमोशनली लग रहा है कि हाँ मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, वो आएगा। नहीं आना चाहता है तो योर चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल एंड यू विल हैव टू लर्न टू गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू देयर थॉट प्रोसेस। तो ये रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा लैक करता है। पेरेंट्स को लगता है कि हम क्यों बच्चों की रिस्पेक्ट करें, बच्चे हमसे रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट तो बोथ वे स्ट्रीट होती है, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा भी है, स्टिल यू हैव टू रिस्पेक्ट। अगर आपका बच्चा कभी टैंट्रम थ्रो कर रहा है कि भाई मुझे नहीं जाना फलाना फलाना जगह, तो आप उससे पूछो, उसको जोल करो, उसको कन्विंस करो, बट अगर वो नहीं जाना चाहता है तो थोड़ा उसको बहलाओ फुसलाओ और फिर ठीक है, बच्चे मान जाते हैं। बट अगर तब भी बच्चा कह रहा है नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो क्या ही हो जाएगा अगर आप एक दिन उसकी बात मान जाओगे। फिर उसमें पेरेंट्स कहते हैं लेकिन फिर हम बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें। सर डिसिप्लिनिंग इज अ डिफरेंट टॉपिक, विल टॉक अबाउट इट। पेरेंट कई बार बोलते हैं कि हम तो डिसिप्लिन करना चाह रहे थे और ये आज की डेट में बड़ा हो गया तो उसको लग रहा है इमोशनल अब्यूज हुआ। अरे पेरेंट्स को डिसिप्लिन करना भी नहीं आता। डिसिप्लिन करने के लिए तो पेरेंट बड़े इनसिक्योर भी हैं आजकल के। उनको लगता है हम बच्चे को सब कुछ दे दें तो बच्चा कुछ नहीं मांगेगा। अरे आप उसकी एपेटाइट को और बढ़ा रहे हो और बढ़ा रहे हो और बढ़ा रहे हो। अब वो अपने आप को एंटाइटल प्रिविलेज ब्रैट समझ रहा है कि जो चीज मैं सोचूं वो मेरे सामने आ जानी चाहिए। क्यों? Just because you can provide everything to your child does not mean you have to provide everything to him or her. उसको वही दो जो उसकी एज के लिए सुटेबल है, जो उसको बाउंड्रीज में रह के ऑपरेट करना सिखाए। आप खुद कभी कोई बाउंड्रीज तो लगा नहीं रहे हो, लेकिन एक्सपेक्ट करो कि इसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए। आपने कभी कोई बाउंड्रीज या डिसिप्लिन अपने पैसा खर्चा करने में या किसी भी चीज में लगाया है? नहीं लगाया ना, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा ये सारी चीज। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पेरेंटिंग में रहते हैं, बट अगेन डिसिप्लिनिंग एंड ट्रॉमा इन चाइल्डहुड आर अ डिटेल्ड टॉपिक, प्रोबेबली वी शुड टॉक अबाउट इट इन सम सेपरेट पॉडकास्ट। बट यहाँ पे बस मैं इतना जरूर कन्वे करना चाहूंगी कि जिस तरह से इमोशनल अब्यूज होता है उसी तरह से सेक्सुअल अब्यूज भी होता है। एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑनेस्टली इज it's not like parents are only inflicting sexual abuse. No, I'm not saying that the stats are very high. There are of course a lot of proofs कि family में brother sister cousins uncles and near relatives, तो पेरेंट्स कई बार अननोइंगली ट्रस्ट कर देते हैं ना कि किसी मतलब इस हमारा बच्चा इनके साथ सेफ है, थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड कर लेगा, या वो इंसान बार बार घर आ रहा है हॉलीडेज एंड वेकेशंस में और आपके बच्चे के साथ अब्यूज कर रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि आप 24 घंटे चारों ओर अपने बच्चे के साथ नहीं हो सकते, अग्री, लेकिन आपके बच्चे को आप पे इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए ना कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है तो आई गो एंड स्पीक विद माई पेरेंट्स। माई बिगेस्ट बीफ विद such parents is Apurva. In my therapy room, I meet people who have been through abuse, and it's very unfortunate because it scars their worldview. But Apurva, even after becoming adults and making money for themselves and seeking therapy, they could not speak about it to their parents. और उनके अंदर वो हिडन एंगर और शेम है। एंगर भी है कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया, क्यों नहीं पता था उन्हें कि उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, और गिल्ट और शेम भी है, अगर मैंने अपने पेरेंट को बता दिया तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे।
तो राइट पेरेंटिंग वो होती है जहाँ पे आपके बच्चे के साथ कुछ भी हो जाए, वो आके आपको बता सकते, आप उसका सेफ स्पेस है। वो थेरेपी रूम में आके, हम तो स्ट्रेंजर्स ही है ना लिटरली उनके लिए, वो हमारे पास आके सारी बातें कर रहे हैं, पेरेंट्स से कभी नहीं कनेक्ट कर। अगर वो पेरेंट्स को बोल दे और पेरेंट उनके गले लग के उनको बोल दे कि बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, एंड आई एम रियली सॉरी, आई वाज नॉट अवेलेबल देयर, मैं वहां पे नहीं थी, मुझसे मुझसे गलती हो गई, इतनी सारी हीलिंग तो वहीं पे हो जाएगी। बट यही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स कभी मानेंगे नहीं कि हमसे गलती हो गई। मानेंगे भी तो फिर, I know mothers who are slut shaming their daughters. I shouldn't be using this word, probably we can beep it out. But they are accusing their daughters ki, why were you such an attention seeker? Why were you such a social butterfly when you were 15? No matter he was attracted towards you and he did. What are we doing? Victim blaming. और इसीलिए बच्चे फिर अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहे कि, and there is a lot of sexual abuse that teenage girls are experiencing, because I get so many cases of it. And poor girls, they're scared, they're not telling their family. और वो हर्ट कभी फिर जाता नहीं है कि आप अपनी फैमिली को बता नहीं सकते, क्योंकि वो आपको ब्लेम करेंगे। कुछ एक केसेस में ऐसा हुआ है जहां फैमिली को पता चला था, एंड आई नो दे एंटर्ड अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, द पेरेंट्स, क्योंकि वो शेम कि हम हमारे सामने बच्चों के साथ ये हो रहा है और हमें पता भी नहीं चला। पेरेंट्स की भी बहुत मुश्किल हो जाती है ना ये शेम, और पेरेंट्स फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन फेस में चले जा रहे हैं। अब बच्चा देख रहा है कि ले, मैंने बताया, मेरे पेरेंट्स डिप्रेशन में चले गए, अब मेरे पेरेंट्स को भी ट्रीटमेंट चाहिए, मैंने क्यों नहीं बताया। ऐसा बहुत कम फैमिलीज में हुआ है, बट मैं मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि ऐसा भी हुआ है। So yeah, this is it. So parents have to be emotionally sorted. They have to heal their own traumas. When you are healed, then only you can parent. You can be a healthy parent to a child. And फिर ये जो सिलसिला है ट्रॉमा का कि मेरी पीछे की जनरेशन ने मेरे को ट्रॉमाटाइज किया, अब मैं आगे की जनरेशन को ट्रॉमाटाइज करूँ, किसी ना किसी को तो ये साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा, और वो साइकिल ब्रेक करने का तरीका है अवेयरनेस। अपनी हीलिंग पे काम कीजिए, अपनी अवेयरनेस पे काम कीजिए। और जितने भी इमोशंस है, बहुत सारे इमोशंस अनप्लेजेंट होते हैं, जैसे प्लेजेंट, जैसे गिल्ट हो गया, शेम हो गया, दे वेरी difficult emotions to process. We have to teach ourselves how to deal with these emotions and not just repress them. Repression से तो कुछ नहीं होगा, आप अभी रिप्रेस कर लो तो बाद में वो आपको किसी न किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरह दिखेगा, या आपकी बॉडी में वो सिम्टोलॉजी मैनिफेस्ट होगी, बॉडी में पेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हीलिंग इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। I think it's a process for both children and parents. Ma'am, if someone has faced sexual abuse, so what happens when the issue is unresolved or unaddressed? Oh my God, Apurva, I mean, too many things can happen. Too many things. I mean, there are multiple factors in play. अगर फैमिली में ऑलरेडी हिस्ट्री रही है, जेनेटिक हिस्ट्री किसी न किसी तरह मेंटल डिसऑर्डर की, डिप्रेशन की, बाइपोलर की, तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज वो चीज़ ट्रिगर हो जाए और क्लाइंट भी वो मेंटल इलनेसेस एक्सप्रेस करना शुरू कर दे। और देखो, सबसे पहले तो जो आपका सेल्फ लव होता है ना, वो एकदम से ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज यू स्टार्ट blaming yourself. What did I do to attract this situation? Why didn't my parents protect me? If I tell my parents, they will blame me. तो वो सेल्फ डाउट और लो सेल्फ एस्टीम वहां से शुरू हो जाती है। और एक बार सेल्फ डाउट ड्रॉप इन कर गया, आपका सेल्फ लव ड्रॉप हो गया, आप अपनी सेल्फ एस्टीम आपकी नीचे हो गई, देन दैट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आपके रिलेशनशिप्स कभी स्मूथ नहीं रहने वाले लाइफ में। कभी कभी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं लोग, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स, की बार बार फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उस इवेंट के, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी बहुत हाई हो जाती है, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो द इश्यूज दैट अ पर्सन who has gone through sexual abuse can range from expression of intense psychological disorders like BPD, depression, PTSD, to interpersonal disorders like, always getting yourself in dysfunctional relationship, never trusting anybody. So it could be So what are some of the ways in which we can deal with those things? how we can address, अगर मतलब Heal, किसी ने ये address. abuses को, okay,
I would say everything starts with awareness. It is important to acknowledge कि हाँ ये सब हुआ. कैथारसिस एक चीज होती है ना, साइकोलॉजी में आपने पढ़ी है, तो जब हम एड्रेस करके आउटलेट देते हैं इमोशंस को, there is a, there is tremendous power in catharsis. See, I don't say that everybody who has gone through this situation in their life, emotional, physical, or sexual neglect or abuse, everybody needs to be in therapy. No, I'm not saying that. People are very, very resilient, Apurva, and sometimes people are able to find some meaning and some strength from those hardships, and lead a very meaningful and good life. There are some people. But there are some people who need help and they should acknowledge it कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे को ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं और शायद अगर मैं हेल्प लूँ तो मेरी चीज़ें रिजॉल्व हो जाए. हेल्प ये भी हो सकती है कि आप अपने किसी क्लोज कन्फाइडेंट या फैमिली को या फ्रेंड को बताओ, यार मेरे साथ ये सब हुआ था और इसकी वजह से मुझे ये सब लगता है. कई बार ना बात करने से भी मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है. मेन पर्टिकुलरली इस चीज में बहुत स्ट्रगल करते हैं. लड़कियां हो सकता है फिर भी शेयर करते हैं, लड़के नहीं शेयर करते हैं, और इसीलिए तो ना हार्ट अटैक के इतने सारे इश्यूज भी मेन में ही होते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली रिप्रेसिंग एवरीथिंग. तो एक्नॉलेज कीजिए पहले कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ, और जो गिल्ट और शेम और फियर के ये 3 इमोशंस हैं, इन पे काम करने की कोशिश कीजिए. एंड देखिए ऐसे में होता क्या है, जो भी लोग अब्यूज एक्सपीरियंस से गुजरे हैं उनका नर्वस सिस्टम परमानेंटली डिसरेगुलेटेड रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. तो उनको नींद भी अच्छी नहीं आती, वो स्मोकिंग अल्कोहल की तरफ जल्दी, क्योंकि यू विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू पैसिफाई योर राइट. इफ योर नर्वस सिस्टम इज डिसरेगुलेटेड बिकॉज ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, the first and foremost thing that the person needs to do is to work on regulation of their nervous system. ठीक है. सो फर्स्ट यू एक्नॉलेज, अवेयरनेस लाओ, कैथारसिस किसी से शेयर कर सकते हो करो, फिर अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए काम करो. नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन के लिए बहुत सारे तरीके हैं. जरूरी नहीं है किसी से आपको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के ही पास जाना है. देयर आर सिंपल टेक्निक्स लाइक some people get immense benefit by meditation, yoga, some very good spiritual coping mechanism like मंत्र आप पढ़ते हैं, ओम का उच्चारण, ये वो तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है. आप ये भी कर सकते हैं. ठीक है. इन सब से भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी मेरा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है, मैं सारे सिम्टम्स शो कर रही हूँ एंजाइटी के, पैनिक के, स्ट्रेस के, मेरे रिलेशनशिप अभी भी इम्प्रोवाइज नहीं हो रहे हैं, then definitely there is a second way. Then you seek help, you come to therapy, there is no harm in it. Seek counseling, therapy जो भी आपको अवेलेबल है. और कभी इतना सब कुछ आपने क्लियर कर लिया अपना इमोशनल बैगेज, तो then probably you can sit with your family, and if your family is of a kind जहाँ पे आप ये सिचुएशन एड्रेस कर सकते हैं, तो वहां पे बात कीजिए. So there are certain steps which people can do, but the first foremost 2 steps would be awareness, acknowledgement. If possible, share it with somebody or just write it down. Don't delve into self-pity and self-blame, because you have to be very watchful of these 3 emotions of guilt, shame and fear. ये 3 emotions constantly आपके साथ play करते रहेंगे जब आपका emotional system dysregulate रहता है. Work on these 3 emotions and meditate, seek therapy. There are some natural ways, there are some spiritual ways, and then there are certain psychological ways in which you can help to calm down your nervous system, and then you can easily address all these traumas. This was such an insightful session, Nidhi ma'am. So I think we should conclude now. If our viewers have or our listeners have any questions, you can please comment down your queries. We will connect you with the right person to address your issues. Thank you so much, Nidhi ma'am, for your time. We will see you next time very soon. Thank you, Apurva. Thank you for this wonderful conversation. All the best to Thank you. you. And our humble wish and genuine wish for everybody who's listening out there is that you get opportunity and you get right people who help you to navigate this life, and you are able to live the best life that you deserve. Thank you. Thank you.